तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो रिटर्न ऑफ स्कॉलर के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्कूल बनने का काम शुरू हो गया होता है। वहीं दिखाया जाता है फादर और हियोन को बात करते हुए, जहाँ हियोन कह रहा होता है कि शायद ऐसा इसलिए कि इस प्लेस की पहले से ही फाउंडेशन थी, या फिर जो कारपेंटर है वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, मगर स्कूल का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, जितना मैंने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। और ये सभी चीज़ें आप ही की वजह से हो पानी है फादर। तो वहीं फादर भी कहते हैं कि मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, ये तो बस इनके हार्ड वर्क का नतीजा है। तो वहीं हियोन भी कहता है कि इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक आध हफ्ते में ही स्टूडेंट को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देना होगा, और या फिर तुम्हारे पास कोई अच्छा सजेशन है फादर। तो वहीं फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हारे लिए ये बेस्ट रहेगा कि तुम अपने नाम को रिकॉग्नाइज करवा लो। पहले तुम्हारे पास पहली एक डिसेंट रेपुटेशन है, क्योंकि तुमने एक यंग एज में ही इंपीरियल एग्जाम को पास कर लिया था। मगर जो प्रॉब्लम है वो तुम्हारे इन 10 साल की है जब तुम गायब रहे थे। तो वहीं इस चीज़ को सुनकर ह्योन सोच रहा होता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, और इसी वजह से मैं वहाँ उस लोकल गवर्नमेंट ऑफिस में एक जॉब तक नहीं ले पाया था। तो मुझे यहाँ पे एक अच्छे से प्लान की ज़रूरत होगी। तो वहीं से फादर जाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। तो वहीं दिखाया जाता है कि फादर और ह्योन कहीं जा रहे होते हैं, और वहीं दिखाया जाता है कि ह्योन कुछ देख के हैरान हो कहता है कि ये तो वहीं फादर कहते हैं कि हाँ, ये एक लकड़ी का तख्ता है, क्या ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तो वहीं हियोन भी उस तख्ते के पास जाते हुए कहता है कि हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो वहीं फादर कहते हैं कि ये जो लकड़ी का बोर्ड है वो एक स्पेशल तरीके की लकड़ी से बना हुआ है, और ये मैंने कारपेंटर से कह के मंगाया था। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फेरी डक को सर्व करना शुरू करूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पे इसके लिए एक अटेंशन को चाहता हूँ, और इसलिए मैंने ये न्यू साइन को ऑर्डर किया था। अब तो मैं नहीं लगता जब हम इसे बाहर लगाएंगे तो ये बहुत लोगों को आकर्षित करेगा। तो वहीं हियोन भी कहता है कि हाँ, ये एक ग्रेट आइडिया है कि पहले से लिखे हुए बोर्ड की जगह एक नए बोर्ड पे लिखना, इससे जो है जल्दी पता लग जाएगा। तो वहीं फादर भी कहते हैं कि हाँ, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। और वहीं फादर आगे कहते हैं और मैं सोच रहा था ये और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि एक मास्टर कोरियोग्राफर इस पे ड्रॉ करे, तो क्योंकि एक ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी इसमें अच्छा काम करेगी। तो वहीं हियोन भी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो वहीं फादर कहते हैं और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस काम को तुम करो। तो वहीं इस चीज़ को सुन के हियोन बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं करूँ। तो वहीं फादर कहते हैं मगर मुझे और किससे पूछना चाहिए, हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो तुमसे अच्छा ब्रश को चला सके। तो वहीं हियोन भी इस बात को सुन के मुस्कुरा देता है, और वहीं दिखाया जाता है सीन जहाँ पे हियोन उस बोर्ड पे लिखने के लिए तैयार होता है, और वहीं फैमिली के सभी मेंबर उसको देखने के लिए आए होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है हियोन जो वहाँ पे पहले ही पेपर पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है लिखने की, और वहीं वो सांस लेके वहाँ पे लिखने लग जाता है, और जिस चीज़ को सभी बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ पे हियोन अपने ब्रश को उठा के अपनी एक सांस छोड़ता है, और वहीं इस चीज़ को देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं हियोन सोच रहा होता है कि फाइनली कि मैं फादर के इंटेंशन को समझ चुका हूँ कि ये साइन खाली फादर के उस फेरी डक के लिए नहीं था जो वो मीनू में ऐड करना चाहते हैं, मगर वो मेरे स्कूल के लिए भी था। और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो बोर्ड बाहर लगाया जाता है तो सभी लोगों का ध्यान उसी पे जाता है, और वहीं हियोन सोच रहा होता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही था कि ये तो होना ही था। और जिस किसी को भी यहाँ थोड़ी सी भी नॉलेज होगी राइटिंग के बारे में तो वो जरूरी ये पूछेगा कि इसका कोरियोग्राफर कौन है। और जैसे ही ये रूमर्स फैल जाएंगे तो मेरे ये नए स्कूल बनाने में मदद करेंगे। वहीं फादर कहते हैं कि इसमें तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब जिहोंग का आइडिया था। और इस चीज़ को सुन के ही जिहोंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि जिहोंग तुम, क्या ये सच में तुम्हारी आइडिया था। तो वहीं जिहोंग वहाँ से जाते हुए कहता है कि वेल, कि मैं चाहता नहीं हूँ कि तुम हमारी फैमिली पे अपने आप को बर्डन की तरह देखो। तो वहीं हियोन भी कहता है कि ये रास्कल, इसका फेस तो देखो, ये पूरा लाल हो चुका है, और वैसे इसमें एम्बेरस होने की ज़रूरत थी क्या है। और दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ पे आ रहे होते हैं, और जबकि सभी फैमिली मेम्बर उनको संभाल रहे होते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है इनका, जहाँ पे एक बूढ़ा आदमी खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि यहाँ की वो कोरियोग्राफी और ये फूड सच में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है, कि यहाँ फ्यूजन प्रोवियन से खाली रूम में सुन के आना ये सच में कीमती रहा। और इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है कि जो स्लीपिंग ड्रैगन इन है इसको गोंगडोंग का बेस्ट रेस्टोरेंट कहा जाता है। तो वहीं दिखाया जाता है जियोंग को जो वहाँ उस बंदे को सर्व कर रहा होता है, वहीं वो इस बात को सुनकर कहता है कि आपके इन काइंड वर्ड के लिए थैंक यू। और वहीं दिखाया जाता है कि हियोन की भी नज़र उन पर चली जाती है, और वहीं दिखाया जाता है वो ओल्ड मैन कह रहा होता है कि मैं एक क्यूरियस हूँ बहुत ज़्यादा देर से
कि ये अभी भी तुम्हारे फादर के द्वारा चलाई जाती है और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं यहाँ पे विजिट करने के लिए आया। तो वहीं हियोन ली यंग के पास जाते हुए कहता है कि सिस्टर इन लॉ। तो वहीं ली यंग भी कहती है कि हाँ बोलो। तो वहीं हियोन पूछता है कि आखिरकार ये कस्टमर कौन है जो जियोंग के साथ है। देखने से ऐसा लगता है कि ये अच्छा खासा पढ़ा लिखा है। तो वहीं ली यंग बताते हुए कहती है कि ये यू चा हैं, कि ये फ्यूजन से हैं, जो एक ग्रेट राइटर हैं और इनकी ये काइंडनेस की वजह से ही बहुत लोग इनको लिटरेरी बुद्धा कहते हैं। और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये एम्परर वू का रीइंकार्नेशन है और कोई ऐसा बंदा हमारे फूड कोरियोग्राफी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और वहीं इस चीज़ को सुन के ही ह्योन सोच रहा होता है कि ये हमारे लिए सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओकेशन है, मगर ये थोड़ा बहुत बर्डनसम भी लग रहा है। ये देखने में अभी के लिए कम लग रहा है, मगर जो रूमर है वो बाहर फैल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और ऐसा लगता है कि ये जो डील है वो सच में बहुत ज़्यादा बिगड़ होने वाली है। और यहीं दिखाया था सीन जहाँ पे स्कूल पूरा बन के तैयार हो गया होता है और जहाँ दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ स्कूल में एडमिशन लेने के लिए आ गए होते हैं। और वहीं दिखाया जाता है वुन जो वहाँ जियोंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ यूचा की आ जाने की वजह से जो एप्लीकेशन के नंबर हैं वो डबल हो चुके हैं। तो वहीं जियोंग भी कहता है कि तुम सही हो बिग ब्रदर, ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। और वहीं वुन आगे कहता है और यहाँ तक कि जो यून है वो भी बहुत ज़्यादा बिजी है। और वहीं दिखाया जाता है यून की तरफ जो कुछ बच्चों से कह रही होती है कि आखिरकार तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, क्या यहाँ पे नहीं है, तो तुम वहाँ उस लाइन में जाके इंतजार करो और मैं इसलिए तुम्हें अभी वेटिंग लिस्ट में रख रही हूँ। और वहीं दिखाया जाता है ह्योन जो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है, यहाँ तक कि बच्चे से लेके पेरेंट्स तक ये सच में बहुत ज़्यादा क्योस है और ये बहुत ज़्यादा बेकार है कि मैं एक लार्ज अकेडमी को बनाना नहीं चाहता और यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा है और मैं बस यहाँ पे 10 स्टूडेंट को चाहता हूँ जिनको मैं आराम से पढ़ा सकूँ और अपनी नॉलेज को शेयर कर पाऊँ और बस यही मैं चाहता हूँ। वहीं से सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर दिखाया जाता है हियोन जो दोबारा से हवा में खड़ा होके जो चारों तरफ एरिया को चेक कर रहा होता है और वहीं वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पे खुद की एबिलिटी की लिमिट को पहचानना होगा और अभी के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लालची नहीं हो सकता। और वैसे भी एक स्मॉल स्कूल में बस 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं और मुझे यहाँ पे अपने दिमाग को खाली करके यहाँ पे थोड़ा शांत होना होगा। और यहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है जिनकी तुम चिंता करके उनको सॉल्व नहीं कर सकते। और इन तरह की सिचुएशन में मुझे ये सोचना होगा कि मेरे लिए कितना ज़्यादा बेस्ट है जिससे मेरे ऊपर यहाँ पे बर्डन ना आए और अभी के लिए। और वहीं वो अपनी आंख नीचे रखता है थोड़ी देर के लिए और वहीं वो उन सभी बच्चों को याद करते हुए सोच रहा होता है। और वहीं वो कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि चलो ठीक है कि मुझे यहाँ पे अपनी पूरी जी जान लगानी होगी स्टूडेंट को सेलेक्ट करने के लिए और बस यही मैं अभी के लिए बेस्ट कर सकता हूँ। और वहीं दिखाए जाते हैं पूरे फैमिली मेम्बर जो एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहीं फादर कहते हैं कि फाइनली जो स्कूल है वो रेडी लग रहा है और ये एक ग्रेट स्कूल है जिसको पूरी फैमिली ने हार्ड वर्क करके बिल्ड किया है और सभी ने अच्छा काम किया है। तो वहीं वुन भी कहता है कि हाँ ये आपकी वजह से हुआ है फादर, और तुमने और सिस्टर इन लॉ ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। और वहीं दिखाए जाते हैं फादर जो कुछ चीज़ देख के कह रहे होते हैं कि रुको मैं यहाँ पे हियोन को नहीं देख पा रहा हूँ। तो वहीं जियोंग भी कहता है कि वेल कि ऐसा लगता है कि अभी वो यहाँ स्कूल के बारे में नहीं बल्कि बच्चों के बारे में ही सोच रहा होगा और वैसे हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है, अब बस यहाँ पे हम देख ही सकते हैं। और वहीं दोबारा से सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे हियोन अपने रूम में बैठा उन सभी बच्चों की लिस्ट को देख रहा होता है, जहाँ वो पढ़ते हुए कहता है कि सैनविक। और तभी वो बात याद करता है जहाँ दिखाया जाता है एक बंदा जो अपने साथ अपने बच्चे को लाते हुए कहता है कि मैं इल्बेक हूँ और मैं यहाँ इस मोमिंग में एक कसाई का काम करता हूँ और मैं इसी चीज़ से गुजारा करता हूँ और मैं यहाँ इन जानवरों को मार के और उनका खून बहा के जीता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे वर्क में यहाँ कोई प्राइड नहीं है, कि जो रियलिटी है वो ये है कि मैंने यहाँ पे बिना कोई एजुकेशन के भी पूरा बेस्ट ट्राई किया है इसको रेज करने के लिए, और मैं अपने सन को भी इसी तरह की ज़िंदगी नहीं देना चाहता। और ये पहले ही 13 साल का हो चुका है और यहाँ पे इसकी एज के बच्चे से इसका कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। ये इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि यहाँ तक कि ये एक टीनेजर को भी हरा सकता है। तो वहीं हियोन भी उस बच्चे को देखते हुए कहता है कि हाँ, और देखने से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और रिलायबल लग रहा है। और इस बात को सुन के ही वो बंदा हियोन के हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं बस यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बच्चे को उसके पोटेंशियल तक राइज करूँ। और यहीं से दोबारा से सीन कट के दिखाया जाता है एक बंदे का जो वहाँ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो ये है वो फेमस फेरी डक का साइन, कि ऐसा लगता है कि ये इस मोमिन का एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर होगा, तो ये कोई बेसलेस रूमर नहीं थे। तो वहीं इस चीज़ को देख के उसका वो बच्चा भी कहता है कि मुझे नहीं पता है कि ये ग्रेटेस्ट स्कॉलर है कि नहीं, मगर ये डेफिनेटली है
कि वो एक ग्रेटेस्ट कोरियोग्राफर है। तो इस बात को सुन के ही उसके फादर थोड़े से निराश होते हैं और वहीं वो सोच रहे होते हैं कि सनवुक, कि आखिरकार मुझे तुम्हारे इस बेकार एटीट्यूड का क्या करना चाहिए। और वहीं दिखाया जाता है ह्योन, जो खुद भी वहाँ आ चुका होता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पे वो लोग बैठ के बात करने लग जाते हैं। और वहीं वो बंदा बताता है, मेरा नाम चुलियांग जंग है और मैं यहाँ जिनिगी काउंटी से इस नॉर्थ मोमिंग में आया हूँ, और ये मेरा बच्चा है जो 12 साल का हो चुका है और इसका नाम सनवुक जंग है। तो वहीं यौन भी कहता है कि हाँ, तुम बहुत दूर से आए हो। तो वहीं वो बंदा भी कहता है, और जबकि मैं खुद से तुमसे मिल रहा हूँ तो मैं क्या अपने सन के बारे में तुमको डिटेल दे सकता हूँ। तो वहीं यौन भी कहता है कि हाँ बोलो। तो वहीं वो बंदा बताते हुए कहता है, मेरी फैमिली एक फेमस मर्चेंट है जिनी की कई जनरेशन से, और हमारा वहाँ अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है, तो हमको ज़िंदगी जीने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम चिंता नहीं करते। मेरे फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे हर एक दिन, बस यही सोच के कि हमारी फैमिली एक रेपुटेबल मर्चेंट है, मगर हमारे पास एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली रीड करना जानता हो। और तभी यहाँ सनबुक का जन्म हुआ और इसने खाली 100 डेज में ही बोलना शुरू कर दिया था, और यहाँ तक कि 7 साल की उम्र में ही इसने पूरे 1000 करेक्टर क्लासिक को याद कर लिया था। और इसी वजह से हमारी फैमिली में सनबुक को एक जीनियस की तरह माना जाता है, और इसी वजह से इसके जो ग्रैंडफादर हैं वो इसको हर एक बात पे कॉम्प्लीमेंट करते थे, और इसी चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना दिया। और जबकि हमारे पास पैसा है और हमें यहाँ पे टीचर को हायर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर यहाँ पे कोई भी टीचर इसके एरोगेंस को सही नहीं पाया, और इसी तरीके से टीचर एक के बाद एक आते जाते रहे, और इसी तरीके से 5 साल चले गए। तो वहीं इस बात को सुन के ह्योन कहता है कि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा। और वहीं इस बात को सुन के ही वो बंदा भी कहता है, हाँ, यहाँ तक कि रूमर इतनी ज़्यादा फैल गई थी कि यहाँ पे कोई भी इसके लिए टीचर ही नहीं मिल रहा था, और तभी मैंने इस बारे में सुना कि यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर मोमिंग का अपने एक स्कूल को खोल रहा है, तो इसीलिए मैं अपने सन को लेके यहाँ पे आ गया। तो इस बात को सुन के ही यौन सोच रहा होता है, ग्रेटेस्ट स्कॉलर मोमिंग का। और वहीं वो कहता है कि हाँ, मैं आपके सेंटीमेंट को समझ रहा हूँ सर। और वहीं दिखाया जाता है उसके फादर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सही जानी चाहिए। और वहीं ह्योन कहता है कि जबकि मैं अभी भी यहाँ पे एप्लीकेशन को देख रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे लिए थोड़ा टाइम दें यहाँ पे सोचने के लिए। और इस चीज़ को सुन के ही वो बंदा अपने बेटे को देख के सोच रहा होता है कि मैं ये होप कर रहा हूँ कि ये यहाँ एडमिशन ले ले। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पे ह्योन एक पेज को देखते हुए सोच रहा होता है कि यहाँ पे ऐसे अच्छे खासे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे अटेंशन को खींचा है, और कुछ लोगों ने ऐसा अनफॉरगेटेबल इंप्रेशन को छोड़ा है, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इनके अंदर कोई भी ईविल नहीं है। और यहाँ तक कि इन सभी बच्चों के जो पेरेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं, तो ये कोई इजी डिसीजन नहीं होने वाला है। और तभी कोई कहता है, क्या ये स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल है। तो इस बात को सुन के ही ह्योन वहाँ पीछे मुड़ के देखता है और दिखाया जाता है एक बच्ची को जो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होती है। तो वहीं ह्योन बाहर निकल के आते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही। तो वहीं वो लड़की भी कहती है, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। तो वहीं ह्योन उस लड़की को देखने के बाद कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ एक और नए बच्चे से मिल रहा हूँ, मगर ये सच में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा यूनिक है। और वहीं वो लड़की कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। और वहीं ह्योन उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि अगर मैं इसकी अपीयरेंस से देखूं तो ये बस 12-13 साल की होगी। वहीं ह्योन वहाँ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ये कुछ नहीं है, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और वहीं वो सोच रहा होता है कि ये बड़ों की तरह बात करती है, तो इसकी अच्छी खासी एक बैक स्टोरी होगी। तो वहीं वो लड़की कहती है, मैं यहाँ उस टीचर से मिलने आई हूँ जिसको मोमिंग स्लीपिंग ड्रैगन कहा जाता है। तो वहीं इस बात को सुन के ह्योन सोच रहा होता है कि मोमिंग का स्लीपिंग ड्रैगन, के सुनने से ऐसा लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रही है, मगर मुझे ये टाइटल कब मिल गया। तो वहीं वो लड़की कहती है, क्या तुम वही टीचर हो। तो वहीं ह्योन भी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो वहीं वो लड़की कहती है, मेरा नाम सुदीन है, तो प्लीज़ टीचर क्या तुम मुझे भी अपना स्टूडेंट बना सकते हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ ह्योन उस लड़की की तरफ देख के सोच रहा होता है कि इसकी आंखों में बहुत ज़्यादा चमक है। और वहीं दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पे ह्योन सोच रहा होता है कि सुदीन की विजिट करने के बाद यहाँ कई और दिन पास हो गए, और आखिर में ये स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल अब यहाँ पे अपने दरवाज़ों को खोल रहा है। और वो इसी बात को करके वहाँ वो स्कूल में जाने लगता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे अंदर 10 बच्चे हैं जो मेरा वेट कर रहे हैं, और जैसे ही मैं अंदर पहुँचूंगा तो मैं इन बच्चों का टीचर बन जाऊंगा। वो इस बात को कह के वहाँ दरवाजे को खोलता है, तो दिखाया जाता है ह्योन जैसे ही वो वहाँ स्कूल के गेट को खोल के अंदर की तरफ आता है तो वो कुछ देख के हैरान होता है, और दिखाया जाता है कि वहाँ बीच में सनबुक और सनविक लड़ाई कर रहे होते हैं।
और वहीं और बच्चे उनको इस तरीके से लड़ता हुआ देख के उसके और पास खड़े होते हैं। और वहीं इस चीज़ को देख के ह्योन बहुत ज़्यादा हैरान होता है और वहीं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से उनकी तरफ भागते हुए कहता है कि रुको, तुम लड़ाई करना बंद करो यहीं पे। और दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे ह्योन ने उन दोनों को शांत करके एक जगह खड़ा कर दिया होता है। और वहीं वो उनकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं सोच रहा था कि स्कूल का पहला दिन बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से चला जाएगा, मगर मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। और वहीं वो उन दोनों से कहता है कि ध्यान से सुनो, स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल का पहला रूल ये है कि तुम आपस में बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। और रूल नंबर 2, और स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता, तुम बस यहाँ पे एक दूसरे के फ्रेंड हो। तो इस बात को सुन के ही सनवुक वहाँ चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं इनका दोस्त? यहाँ मजाक मत करो तुम। तो इस चीज़ को सुन गई यौन बहुत ज़्यादा स्पीड से सनवुक के पास जाते हुए उसकी तरफ उंगली करके दिखाते हुए कहता है कि रूल नंबर 3, कि अपनी टीचर की बात को सुनो। तो वहीं सनवुक इस बात को सुन के कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? तो इस चीज़ को सुन गई ह्योन बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वहीं वो अपने आप को शांत करने लगता है। और वहीं वो आगे कहता है कि फाइनली रूल नंबर 4, अगर तुम इन तीनों में से कोई भी रूल को ब्रेक करते हो तो तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट मिलेगी। और तुम्हारे पास अब कोई ऑब्जेक्शन है? तो इस बात को सुन गई वहाँ सनबुक दोबारा से हाथ उठा के वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ मुझे है, कि आखिरकार यहाँ पे इतने ज़्यादा रूल क्यों हैं? तो वहीं ह्योन कहता है, क्या ऐसा है? चलो ठीक है, जो कोई भी यहाँ पढ़ना नहीं चाहता वो यहाँ खुशी से वापस जा सकता है। और तुम्हें ये कैसा लगा? ये सिंपल है कि नहीं? और इस बात को सुन गई सनबुक बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है। तुम इस बात को जब कह रहे हो जब मेरे फादर यहाँ से जा चुके हैं, तुम बस वेट करो, जैसे यहाँ ग्रैंडफादर आ जाएंगे तो मैं उनको ये चीज़ बताऊंगा। तो इस चीज़ को देख के ह्योन गुस्सा करते हुए कहता है कि ये बच्चा। और वहीं वो अंदर को जाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, ये तुम्हारे स्कूल का पहला दिन है तो तुम यहाँ पे रह के इस फाइट को मत देखते रहो। जो भी यहाँ पे मेरे रियल लेसन को लेना चाहता है वो मेरे साथ अंदर चलो, और जो कोई भी यहाँ इस चीज़ से खुश नहीं है वो यहाँ से वापस जा सकता है। और वहीं दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट वहाँ ह्योन के पीछे जाने लग जाते हैं। और वहीं सनबुक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वहीं वो ह्योन को जाते हुए देख के सोच रहा होता है कि तुम बस थोड़ा इंतजार करो, मैं लेटर लिख के ग्रैंडपा को सारी बात बता दूंगा और जब तुम बिल्कुल फिनिश हो जाओगे। और यहीं से सीन दिखाया जाता है अंदर का, जहाँ पे दिखाया जाता है कि सभी स्टूडेंट वहाँ पढ़ने लग जाते हैं। और वहीं ह्योन उनको देखते हुए सोच रहा होता है कि स्लीपिंग ड्रैगन स्कूल के पहले दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा खतरनाक हुई, मगर उसके बाद ये पीसफुल तरीके से गुजरा है। और यहाँ तक कि ये सभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, मगर एंड में है तो ये बच्चे ही। और इनके लिए एक दूसरे का दोस्त बनना और एक साथ खेलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, और ना कि हम बड़े जनों की तरह। और वहीं वो उन सभी बच्चों से कहता है कि चलो ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेसन से पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो इस बात को सुन गई सभी बच्चे आपस में बात करने लग जाते हैं, मगर दिखाया जाता है सनबुक को, जो वहाँ बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। और वहीं ह्योन उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर एक कोई सेम नहीं है, और यहाँ पे इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसी है जो किसी से समझौता ना करे। ये वर्ल्ड के फ्लो के साथ बहने की जगह अपना रास्ता खुद से तय करेगा। और वहीं दूसरी तरफ सूदिन, जिसको नहलाने के बाद और नए कपड़े पहनने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, और इसी वजह से इसने सभी का इंटरेस्ट जीत लिया है यहाँ पे, दोनों ही गर्ल्स और बॉयज़ का। मगर आखिरकार ये इन सभी की तरफ इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों है कि ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था इसका पास्ट उससे भी ज़्यादा हार्ड था। और यहाँ पे 10 चिल्ड्रन है, और कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हैं और कुछ कहेंगे कि ये कम है, मगर इन 10 बच्चों को कोऑपरेट कराना ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड है। और अभी मेरे लिए यही बेस्ट रहेगा कि मैं इनको वैसे ही देखते रहूँ और इनको थोड़ा सा टाइम दूँ, और मैं बस इनको सिंपल चीज़ें सिखाऊँ। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे वन एक क्लिप पे अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वहीं वो प्रैक्टिस करते हुए सोच रहा होता है कि मैं और भी आगे जाना चाहता हूँ, मगर मुझे यहाँ पे इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं यहाँ पे अपने इनर डीमन के हाथों गिर जाऊँगा। और जो मार्शल आर्ट है वो एक्सरसाइज है अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लेने की, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे अपने दिल को बिल्कुल खाली रखना होगा। और इसी बात को कह के वो वहाँ ज़मीन पे एक अटैक करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो अटैक वहाँ पे कई सारे पेड़ों को भी तबाह कर देता है। और वहीं दिखाया जाता है ह्योन आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे सराउंडिंग को इस तरीके से बिगाड़ रहे हो। तो वहीं ह्योन को देख के वुन बहुत ज़्यादा शौक होकर कहता है कि ब्रदर, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों हो, और बच्चों के बारे में क्या? तो वहीं ह्योन कहता है यहाँ वो सभी सोने जा चुके हैं, और मैंने ह्योन से कहा है कि वो उन पर ध्यान रखे। और वहीं ह्योन वुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम से यहाँ पे अकेले ट्रेनिंग करते हुए आ रहे हो, और इस वजह से तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इस बात को सुन गई वुन कहने लगता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि तुम्हें ये पता ही होगा कि यहाँ तक कि जो ह्योन है उसने थोड़े ही सेल्फ रियलाइजेशन के बाद
यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा कर ली है और वो वहाँ नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुकी है। और जब भी वो ट्रेन करती है तो वो हमेशा ही अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ मैं जो यहाँ पे टॉप मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करता हूँ। और वहीं इसकी बातों को सुन के ह्योन सोच रहा होता है कि वुन, तुम अपने लिमिट तक पहुँच चुके हो। वहीं ह्योन वुन से कहता है कि लाइफ में हर एक चीज़ के लिए टाइमिंग है और तुम उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह कह सकते हो। और जो ग्रोथ है वो भी बिल्कुल सेम है। एक पर्सन कभी भी नॉन स्टॉप प्रोग्रेस नहीं कर सकता, चाहे तुम उसमें कितना ही ज़्यादा एफर्ट क्यों ना डाल लो। ग्रोथ है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है। और इसी वजह से हर एक पर्सन इस बारे में एक ना एक बार सोचता है और अपने खुद के टैलेंट पे वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी करता है, जैसे कि तुम अब कर रहे हो। तुम्हारी बोन भी कहता है कि हाँ, मैं सोच रहा था कि मैं जो हूँ एफर्ट में लैग कर रहा हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पे प्रोग्रेस करके इस वॉल को ओवरकम करना चाहता हूँ। मगर चाहे मैं कितना ही ज़्यादा हार्ड ट्राई कर लूँ, मगर मेरे सामने जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा टॉल और बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो वहीं दिखाया जाता है ह्योन जो अपना हाथ आगे लेके आके वहाँ पे कुछ चीज़ को समन कर लेता है और दिखाया जाता है वो एक बैम्बू स्टाफ होता है। वहीं ह्योन आगे कहता है कि अलग अलग पीपल के लिए अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मेथड होते हैं जो उनको सूट करती हैं। तो वहीं वुन भी कहता है कि हाँ, मैं ये समझ गया, मगर तुमने ये स्टाफ को क्यों निकाला है। तो वहीं ह्योन कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम यहाँ पे बैगर गिल्ड के एक आउटर डिसाइपल बन गए हो। तो वहीं वुन भी कहता है कि हाँ, ये सही है, मगर तो वहीं ह्योन कहता है तो फिर क्या जो बैगर स्टाफ है वो बैगर गिल्ड के द्वारा यूज नहीं किया जाता। तो इस बात को सुन गई वुन बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचने लग जाता है कि बैगर स्टाफ एक मिथिकल आइटम जो प्रीवियस हेड थे गिल्ड के वो इसको लेकर डिसअपियर हो गए थे। क्या ये उसी बैगर स्टाफ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि ये स्टाफ उन कुत्तों को पीटने के लिए है जो यहाँ पे बैगर का पीछा करते हैं। मगर ये भी कहा जाता है कि ये कुछ लोगों को पीटने के लिए भी काम में आता है। मगर मगर ये मेरे भाई के हाथ में कैसे है। क्या ये हो सकता है। नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो प्रीवियस हेड का मिथिकल आइटम वो अचानक से मेरे भाई के हाथ में आ जाए। और वहीं हियोन वहाँ एक हाथ में उस स्टाफ को पकड़ के अपने दूसरे हाथ में हल्की हल्की मारते हुए कहता है कि वुन, अगर मैं सही बोलूँ तो मैं कोई फैन नहीं हूँ इस मेथड का। और इस चीज़ को देख के वुन बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि भाई, तुम आखिरकार किस बारे में बात कर रहे हो। और वो इसी बात को कह के वहाँ वो पीछे हटने लगता है। और वहीं हियोन आगे कहता है, मगर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और मुझसे ये कहा गया था कि ये जो तरीका है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है यहाँ बैगर गिल्ड के किसी मार्शल आर्टिस्ट को इसको मास्टर करने के लिए। तो इस चीज़ को देख के ही वुन सोच रहा होता है कि ये किस तरह की बेकार फीलिंग है। और वहीं वो पूछता है, आखिरकार ये तुमसे किसने कहा था। तो वहीं हियोन उस स्टाफ को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए कहता है कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक अच्छी सी पिटाई की जरूरत है। और वहीं दिखाया जाता है कि वुन भी उस स्टाफ को अपनी तरफ आते हुए देख रहा होता है। और वहीं वो कहता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। और दिखाया जाता है कि जैसे ही वो स्टाफ का अटैक वहाँ पे वुन पर लगने ही वाला होता है, वुन उसको डॉज कर लेता है। मगर दिखाया जाता है कि एक और अटैक सीधा ही उसके पेट में जाके लगता है कि फिर उस पर अटैक की बारिश होने लग जाती है। और वहीं वुन वहाँ पिटते हुए चिल्ला रहा होता है कि ब्रदर। और वहीं ह्योन वुन को पीटते हुए सोच रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना वुन, और तुम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे तुम नाराज़ मत होना, ये सभी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। और वहीं दिखाया जाता है वुन की हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, वो वहीं रो रहा होता है। वहीं ह्योन भी अपने पुराने दिन याद करते हुए सोच रहा होता है कि मुझे भी तुम्हारी वजह से मेरे पुराने दिन याद आ गए। और वहीं ह्योन वुन से कहता है कि तुम खाली इस पेन को मत देखो, यहाँ पे इसकी सेंसेशन को देखो। और जिस ओल्ड मैन ने ये मुझे स्टाफ दिया था उसने भी मुझसे इसी तरीके से किया था कि हाँ, याद आया, उसने कहा था इसके इम्पैक्ट को फील करो। और वहीं वुन पिटते हुए कहता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। और वहीं वो सोचने लग जाता है कि ये स्टाफ किसी ओल्ड मैन ने दिया था, क्या जो मेरे ब्रदर हैं प्रीवियस गिल्ड हेड से मिली हैं। और वहीं हियोन कह रहा होता है कि इसके इम्पैक्ट को फील करो वुन, और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी तुम्हारे लिए। और यहीं से सीन दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे वुन पिट पिट के वहाँ अनकॉन्शियस हो गया होता है। और वहीं हियोन वुन को देखते हुए सोच रहा होता है, क्या मैं इसके ऊपर ज़्यादा ही रफ हो गया था। और वहीं वो उस स्टाफ को देखते हुए सोचता है, अगर मैं यहाँ पे उस डिमोनिक रियलम में मिले हुए सबसे ज़्यादा फनी पर्सन को पिक करूँ तो वो सच में वही ओल्ड मैन बोंग शो होगा। और वहीं वो याद करते हुए सोचता है, यहाँ तक कि वो बैगर गैंग का हेड होने के बावजूद वो अपनी क्यूरियोसिटी को रेसिस्ट नहीं कर पाता था। और वो इसी वजह से उस नो लाइफ वैली में चला गया था, बस खाली उस बैगर स्टाफ के साथ। और जब वो मुझसे मिला था तो वो पहले ही 1 महीने से वहाँ पे लगातार भाग रहा था। और वो एक ऐसा ओल्ड मैन था जो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं था, और हमेशा ही उसका मतलब वही होता था जो वो कहता था। और वो कभी भी दूसरों लोगों को हंसाने के लिए अपने आप को फूल बनाने में हेजिटेट नहीं करता था। जबकि उनके फाइनल टाइम में भी जब वो मरने वाले थे तो उन्होंने मुझसे बस यही कहा था
कि मेरे पास कोई भी रिग्रेट नहीं है, बस इसके अलावा कि जो बैगर गैंग का मिथिकल ट्रेजर है, कि ये जो बैगर स्टाफ है वो मेरे पास है। तो मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ, क्या तुम इसको इसकी सही जगह पे पहुंचा सकते हो? वहीं हियोन उनकी पुरानी बातों को याद करते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, मैं तुमको मिस कर रहा हूँ। वहीं दिखाया जाता है उनको, जिसको वहाँ होश आने लगता है, और वहीं बुन को होश आते देख हियोन सोच रहा होता है, हाँ जैसा कि उन्होंने कहा था, इसके जो रिजल्ट हैं वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, माने ये थोड़ा रफ और बारबेरिक मेथड है। वहीं बुन सोच रहा होता है, मैं इनके इंस्ट्रक्शन को सुन रहा था जब इन्होंने कहा था कि जो मार्शल आर्ट है वेगर गिल्ड की, वो पहले बॉडी से सीखी जाती है, ना कि पहले माइंड से। और वहीं वो कहता है कि ब्रदर, इस तरीके से तो मैं मर चुका होता, आखिरकार तुम बिना कोई एक्सप्लेनेशन के मुझे यहाँ इस तरीके से कैसे पीट सकते हो? और वहीं हियोन बुन को देखते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, ये इतनी ज़्यादा पेन में है, मगर फिर भी मुझे इसको अच्छी तरीके से पीटना होगा। और इसी बात को कह के हियोन दोबारा से उस स्टाफ को अपनी एनर्जी से कंट्रोल करने लग जाता है। और वहीं वो आगे कहता है कि इस मेथड को सीखने के लिए तुम्हें यहाँ पे लगातार पिटना होगा जब तक तुम इसको सीख नहीं जाते। और इसी बात को कह के वो दोबारा से उस स्टाफ से वहाँ बुन को पीटते हुए कहता है कि ये वैगर स्टाफ का ट्रू मीनिंग है जो मुझे उस वैगर ने कहा था। और वहीं बुन पिटते हुए सोच रहा होता है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं यहाँ पिटते हुए सीखूं, और तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं इसके इम्पैक्ट को फील करूं, कि आखिरकार भाई तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि वो लगातार पिटते जाता है, यहाँ तक कि खाने के टाइम और सोने के टाइम भी, और वो इसी तरीके से लगातार पिटता रहता है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पे वो थका हुआ वहाँ पड़ा होता है कि ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है कि मैं यहाँ पे लगातार पिटते जा रहा हूँ, मगर फिर भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील कर रही है, और मैं ये फील कर सकता हूँ कि जो QI है वो मेरी बॉडी में किस तरीके से बह रही है, और अचानक से मेरी QI कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है? और यहाँ पे बस कुछ ही दिन गुजरे हैं और मेरी जो QI है वो आधी बढ़ चुकी है, जितनी मैंने 10 साल में ट्रेनिंग करके एक्यूमुलेट की थी। और यहाँ पे इस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है। क्या मेरे भाई ने यहाँ पे QI पॉइंट ओवरलोड का यूज़ किया है? एक ऐसी टेक्निक जो पहले देखने में तो ऐसी लगती है कि लगातार बिना कोई मर्जी के पीटा जा रहा है, मगर वो कैपेबल है यहाँ पे तुम्हारी QI को बहुत ज़्यादा रैपिड तरीके से बढ़ाने में। मगर इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए भी तुम्हें बहुत ज़्यादा QI की ज़रूरत है, और ये जब तक यूज़ नहीं की जा सकती जब तक कि दो पीपल बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो। और जो QI पॉइंट ओवरलोड टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ की जाती है कि ब्रदर, कि मुझे नहीं पता है कि इस इम्पैक्ट को फील करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मगर जब तुम मुझसे ये कह ही रही हो तो मैं तुम पर टेस्ट करता हूँ, और मैं श्योर हूँ कि इस लेसन के पीछे भी कोई ना कोई हिडन मीनिंग जरूर होगा। और अभी के लिए मुझे बस यहाँ पे फ्लो के साथ बहना है। और इसी बात को कह के वो वहाँ पे हर एक अटैक को वहाँ ब्लॉक करने लग जाता है। वहीं वो आगे सोचता है कि मुझे यहाँ पे हर एक ब्रीथ के साथ इसको फॉलो करना है, और मेरी जो बॉडी मूवमेंट है वो कनेक्ट होती जाएंगी। ये बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग की तरह है कि जैसे स्ट्रेंथ मेरे अंदर ही बह रही हो। और वो इसी बात को कह के एक अटैक वो स्टफ पे करता है, जिससे दिखाया जाता है कि वो स्टफ भी पीछे हट जाता है। और वहीं वो सोच रहा होता है, क्या यही वो सीक्रेट टेक्निक है जो कि ब्रदर मुझे बताना चाहते थे, हेवन और अर्थ का इनलाइटमेंट? और वहीं दिखाया जाता है कि वो उस स्टाफ को पकड़ लेता है, और हमें बताया जाता है कि कई सौ सालों पहले बैगर गिल्ड जो है फाउंड हुआ था, और जो एनलाइटमेंट बैगर गैंग की समय के साथ खो गई थी वो अब बुनमा को पास डाउन हो चुकी है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मोमिंग प्रीफेक्चर का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और वहीं एक बंदा एक तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम उस बंदे को देख पा रहे हो? उस बंदे में कुछ तो अलग है, देखो उसके कपड़े और तलवार को, यहाँ तक कि जिस तरीके से वो चल रहा है तो उससे मालूम पड़ जाता है कि वो किसी 9 ग्रेड क्लैन से है। और वैसे उसका नाम क्या था? तो वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, मुझे लगता है कि तुम यहाँ बूढ़े होते हुए जा रहे हो। तो वहीं वो दोबारा से पहला बंदा कहता है, और वैसे ये लगता है जो मार्शल आर्ट मास्टर हैं वो यहाँ इस मोमिंग प्रीफेक्चर में आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल श्योर है। तो वहीं इस बात को सुन के वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये तो तुम फील ही कर सकते हो कि जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है वो यहाँ आने ही वाला है। और यहाँ तक कि जो रेगुलर पर्सन है वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड के लोग हैं वो कितने ज़्यादा इसको फील कर पा रहे होंगे, और वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिससे वो अपने नाम को यहाँ फैला सकते हैं, और जिस किसी ने भी यहाँ पहले ही अपना फेम को बना लिया है वो और ज़्यादा ग्रेट ऑनर पा सकता है। और तभी दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे वहाँ होते हैं उन सभी की नज़र एक तरफ जाती है, और हर किसी की नज़र वहाँ से हट नहीं रही होती है। और दिखाया जाता है कि वो सभी एक लड़की को देख रहे होते हैं, और दिखाया जाता है कि वो उतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है कि वहाँ सभी उसी को देखे जा रहे होते हैं।
और तभी दिखाया जाता है वो लड़की एक तरफ देखते हुए कहती है कि आखिरकार मैंने इसे ढूंढ ही लिया, स्लीपिंग ड्रैगन इन। और दिखाया जाता है कि वो अंदर स्लीपिंग ड्रैगन इन में पहुंच जाती है। तो वहीं ली यांग उसको देखते हुए कहती है कि आपका स्लीपिंग ड्रैगन इन में स्वागत है। तो वहीं दिखाई जाती है वो लड़की जो वहीं चारों तरफ देखने लग जाती है। तो वहीं इस चीज़ को देखते हुए ली यांग कहती है कि मैम कि अभी के लिए खाली एक ही टेबल अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके आराम कर सकती हैं। तो वहीं वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ खाना खाने के लिए नहीं आई, मैं बस यहाँ पे योन माँ को देखने के लिए आई हूँ। तो इस बात को सुन के ली यांग हैरान होते हुए कहती है कि लेडी योन। और तभी वो उससे पूछती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं। तो वहीं वो दोबारा से उसके कपड़ों पे ध्यान देते हुए कहती है क्या ये हो सकता है कि तुम साउथर्न सी गिल्ड से हो। तो वहीं वो लड़की भी कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। वहीं से सीन दिखाया जाता है कि शाम हो गई होती है और वहीं सभी बंदे वहाँ से खाना पीना खा के चले गए होते हैं। बस खाली वो लड़की वहाँ एक टेबल पे बैठी एक किताब को पढ़ रही होती है। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर योन आ गई होती है। तो इस चीज़ को देख के ही ली यांग वहाँ जल्दी से जाके योन को उस लड़की के बारे में बता देती है। और दिखाया जाता है जैसे ही योन उसको देख तो वो तुरंत ही उसके पास जाते हुए कहती है क्या सिस्टर। तो दिखाया जाता है कि वो लड़की भी पीछे पलटते हुए देखती है कि योन। तो वहीं योन भी बहुत ज़्यादा खुश होकर उसके पास आते हुए कहती है कि सच में ये तो तुम ही हो सिस्टर, आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो वहीं वो लड़की भी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ठीक होंगी। तो वहीं योन भी कहती है कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया सिस्टर। और तभी दिखाया जाता है कि वो लड़की सीधे ही वहाँ पे योन पर अटैक कर देती है, मगर योन उस अटैक से डॉज कर देती है। और वहीं वो हंसते हुए उस लड़की को देख रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है कि उन दोनों में वहाँ बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और वहीं इस चीज़ को देख के ली यांग बहुत ज़्यादा परेशान होकर कह रही होती है कि मुझे पता था कि मार्शल आर्ट इस तरीके से ग्रीट करते हैं, मगर ये इस तरीके से इनमें फाइट करते रहे तो जो फादर हैं उनको इस बारे में मालूम पड़ गया तो वो सच में इन दोनों को बहुत ज़्यादा डांटेंगे। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ दिखाया जाता है कि वो दोनों एक क्लिप पे बैठी होती हैं। और वहीं योन कहती है कि ये बिल्कुल फेयर नहीं है सिस्टर, आखिरकार तुम मुझ पे इतने ज़्यादा रफ कैसे जा सकती हो जबकि हमने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम बाद देखा है। तो वहीं वो लड़की हंसती हुई कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मुझे वो वहाँ इन में नहीं करना चाहिए था। और मैं तुम्हें देख के इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि अचानक से मुझे ये याद ही नहीं रहा और मैंने वहाँ पे फाइटिंग स्टार्ट कर दी। और वैसे तुम पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हो। तो इस बात को सुन गई यौन वहाँ एक शांति की सांस छोड़ते हुए कहती है कि वैसे भी मैं यहाँ हार चुकी हूँ और प्लस तुमने मेरे लास्ट अटैक को पहले ही मालूम कर लिया था। और वहीं यौन उसको देखते हुए सोच रही होती है कि साउथर्न सी स्वॉर्ड एम्प्रेस की खाली एक ही जेड लीफ गोल्ड स्टाफ और ये मुझसे ब्यूटी मार्शल आर्ट और हर एक चीज़ में आ गया है। और मैं सिस्टर से जब मिली थी, जब मैं साउथर्न सी गिल्ड में ज्वाइन हो गई थी, और ये वो पहली पर्सन थी जिनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा जलन हुई थी। और यहाँ तक कि मैं अब अपने इस गैप को बहुत ज़्यादा कम करते हुए जा रही हूँ जैसे ही मुझे किसी की एडवाइस मिलती है तो, कि मगर मुझे नहीं पता है मुझे यहाँ पे कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इन तक पहुँचने के लिए। वहीं यौन उस लड़की से कहती है तो बताओ यहाँ क्या हुआ कि सियोहा गोंग जो फ्यूचर लीडर है साउथर्न सी गिल्ड की वो यहाँ तक आई है। तो वहीं सियोहा वहाँ खड़े होते हुए कहती है कि वो बिल्कुल ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे टूर्नामेंट के लिए आई हूँ। तो इस बात को सुन गई यौन वहाँ चुप हो जाती है। और वहीं सियोहा कहती है और जब तक अपना ध्यान रखना यौन। और तुरंत ही वो वहाँ अपनी तलवार निकालते हुए कहती है कि चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम अपनी रियल स्वॉर्ड के साथ फाइट करते हैं। तो इस चीज़ को देख के ही यौन बहुत ज़्यादा डर के वहाँ पीछे हटते हुए कहती है कि रुको एक सेकंड के लिए। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।